वासवी नगर में रहने वाले श्रीनिवास बैंक में मैनेजर का काम करते हैं। उनकी पत्नी का नाम कल्याणी है। वो घर पर ही रहती है और अपनी दो बेटियों सुमा और वर्षा की देखभाल करती है। श्रीनिवास बैंक जाने के लिए तैयार हो गए थे। कल्याणी, फेकू बहनें अभी उठी नहीं क्या? कहाँ है दोनों? दिखाई नहीं दे रही। तुम सिर दर्द के साथ ऑफिस जाना चाहते हो क्या? तो बोलो, मैं जाकर जगा दूं। नहीं कल्याणी नहीं, घर में अभी शांति है, मेरा मन भी शांत है। अच्छा होगा मेरे जाने के बाद या अपने सारे काम निपटाने के बाद ही तुम उन्हें जगाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, बाय। और फिर वो बाहर अपनी कार में आए और बैंक चले गए। उनकी बातें याद करके कल्याणी मुस्कुराई और वापस हॉल में आ गई। इतने में दोनों बहनें जाग गईं और सुमा और वर्षा दोनों हॉल में आई। माँ, मुझे नहाने जाना है, मेरे लिए बिस्लरी का पानी डाल दो। माँ, मैं भी जाऊंगी नहाने, मेरे लिए कैंट वाटर डालना। हे भगवान, बड़ी बेटी को चाहिए बिस्लरी का पानी, छोटी को कैंट वाटर। तुम दोनों ने उठते से ही अपनी फेकूगिरी शुरू कर दी। बोर का पानी आ रहा है, दोनों जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मम्मी, पापा कहाँ गए? मम्मी, डैड कहाँ है? तुम्हारे पापा और तुम्हारे डैड ऑफिस के लिए निकल गए हैं बेटा। पापा तुम दोनों बहनों को गुड मॉर्निंग बोल कर गए हैं। अब तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। और मैं सिर्फ 3 मिनट में। ऐसा कहकर दोनों हॉल से निकल गई। कल्याणी रसोई में डोसा बनाने लगी। दोनों बहनें फ्रेश होकर आ गई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। कल्याणी ने गर्मा गर्म डोसा बनाया और उनको परोसा। इसे देखकर दोनों फेकू बहनें, क्या माँ, मेरे लिए प्लेन डोसा नहीं? जब वो ऐसा कह रही थी, कल्याणी बीच में टोकती है, देखो फेकू बेटियों, यहाँ कोई फेकू पना नहीं चलेगा। तुम लोग जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरा काम मैं देख लूंगी। चुपचाप खा लो। दोनों ने कल्याणी को पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने डोसा खाया और वहां से अंदर चली गई। आधे घंटे बाद कल्याणी ने अपना काम खत्म किया और जब वो टीवी देख रही थी, दोनों बहनें हॉल में आई। माँ, मैं और वर्षा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या खरीदना है? साड़ी मम्मी। तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। हमारे पास है मम्मी, हमने पॉकेट मनी बचाई है, हम उसे पैसे से खरीदेंगे। ठीक है, आप आराम से रहो। ठीक है, ध्यान से जाना। दोनों बहनें बाहर निकली। उन्होंने अपनी स्कूटी उठाई और दोनों उस पर बैठकर मार्केट के लिए चल पड़ी। आधे घंटे बाद उन्होंने एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने अपनी स्कूटी पार्क। वे अंदर जा ही रही थी कि उन्हें वहां एक कॉस्मेटिक की दुकान दिखाई दी। तुरंत ही दोनों उस दुकान के अंदर जाती हैं। उस दुकान के सेल्समैन को ये नहीं पता था कि वे फेकू बहनें हैं। बताइए मैडम, आपको क्या चाहिए? लिपस्टिक। कौन सा शेड चाहिए? हमें दिखाइए कि आपके पास कौन कौन से शेड्स हैं, हम जो चाहेंगे ले लेंगे। आप तो जानते होंगे कि लड़कियों को क्या पसंद आता है। ये सुनकर वो सेल्समैन एक लिपस्टिक बॉक्स खोलता है और उनके सामने रखता है। सुमा एक बैंगनी रंग की लिपस्टिक लेती है और आईने के सामने खड़े होकर अपने होठों पर लगाती है। कैसी लग रही है वर्षा? ये शेड अच्छा नहीं है दीदी, वर्षा ने जवाब दिया। फिर वर्षा ने हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक ली और अपने होठों पर लगा ली, पर उसे वो पसंद नहीं आई। इस तरह लगभग 1 घंटे तक दोनों बहनें लिपस्टिक लगाती और मिटाती रहीं और आखिर में उन्होंने एक लिपस्टिक खरीदी। ये देखकर दुकानदार ने सोचा, अगर दिन भर में इन जैसे 3 या 4 लोग खरीदी करने आ गए तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी और सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। 1 घंटे तक बार बार लिपस्टिक लगा लगा कर आखिर में 50 रुपए की लिपस्टिक पसंद की। ये लोग खरीदने वाली नहीं लग रही, चोरी करने वाली लग रही हैं। बस यही एक ठीक लग रही है। कितने की है? 50 रुपए मैडम। सुमा ने उसे 50 रुपए पकड़ाए, लिपस्टिक ली और उस दुकान से बाहर आ गई। दुकानदार देखता रह गया। देखा दीदी, क्या तुमने उस सेल्समैन के चेहरे पर गौर किया? जब वहाँ पहुंचे थे तो उसका चेहरा चमक रहा था और लौटे तो चेहरे का रंग उड़ गया था। हमारी फेकूगिरी देखकर उसने सोचा होगा कि हम बहुत सारी खरीदेंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही खरीदी तो जल गया बेचारा। दोनों बात करते करते एस्केलेटर पर चढ़ गए और उस फ्लोर की एक दुकान के अंदर गए। वहां खड़ा दुकानदार उन्हें एक मोटे ताजे बकरे की तरह दिखता है और फिर दोनों उसके पास जाती हैं।
मैडम, इस महीने मेरी कमाई बहुत कम हुई है। अगर आप जैसे 2-4 लोग आज ही आ गए तो ठीक ठाक कमाई हो जाएगी। आप ड्रेस मटेरियल देखेंगी या साड़ीज? लेटेस्ट स्टाइल की साड़ीज दिखाइए, पैसों की फिक्र मत कीजिएगा। मैम ये देखिए, ये साड़ी हम आपके हैं कौन मूवी में माधुरी दीक्षित ने पहनी थी, आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी। शादी के पहले पहनी थी या शादी के बाद? मैम शादी के बाद पहनी थी उस मूवी में। ये देखिए मैम, ये एक और शानदार साड़ी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। फिर उसने एक और साड़ी दिखाई। सुमा साड़ी को देखकर, ये साड़ी तो अनुष्का ने बाहुबली में पहनी थी ना। वाह मैम वाह, अब तक मैं सोचा था कि आपको मूवीज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको तो सब पता है। अपनी तारीफ सुनकर दोनों खुश हुई। इस साड़ी को अलग रख दीजिए। जरूर 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 मैडम, आपको जो भी साड़ियाँ पसंद आए उन्हें अलग रखवाते जाइए, बाद में पैक करने में आसानी होगी। दोनों बहनें उस साड़ी की कीमत देखती हैं। 30,000 की थी वो। कीमत देखकर दोनों के होश फाख्ता बनकर उड़ गए। यानी आपकी दुकान में केवल वो साड़ियाँ हैं जो पहले से ही दूसरों ने पहनी हुई हैं? ऐसा नहीं है मैडम, उस तरह नहीं, ये उस स्टाइल की साड़ी है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ बस। ये उनकी पहनी हुई थोड़े ही है। इनके अलावा और भी लेटेस्ट स्टाइल की साड़ियाँ दिखाइए। ओके मैडम, लेकिन वे थोड़ी ज्यादा कीमत की हैं। ऐसा कहकर उसने उन साड़ियों को एक तरफ रख दिया और लेटेस्ट स्टाइल की कहकर रैक से कुछ और साड़ियाँ निकालकर टेबल पर रखी। उनमें से एक साड़ी उनके सामने लेकर खड़ा हुआ। हमारे पास इस तरह की बॉर्डर वाली साड़ी भी है। ऐसी साड़ी तो हमारे पास है ना वर्षा। सुनकर उनके सामने वो एक और साड़ी रखता है। इस रंग की साड़ी भी तो है ना दीदी हमारे पास। अगर मैं एक ही रंग की साड़ी बार बार पहनूंगी तो क्या मजा आएगा। उनकी बातें सुनकर उसने उनके सामने एक और साड़ी रखी। ये तो बहुत गहरे रंग की है। ये सुनकर वो सेल्समैन दूसरी साड़ी उनके सामने रखता है, पर वो दोनों कोई ना कोई कारण बताकर एक एक करके सभी साड़ियों को रिजेक्ट कर देती हैं। आज सुबह न जाने किसका चेहरा देखकर घर से न आया था कि इतनी साड़ियाँ दिखाने के बाद भी एक भी नहीं बिक रही है। हे भगवान। उसने थोड़ा सोचा और याद किया कि आज सुबह तो उसने अपनी दीदी के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर देखी थी। इसके साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर वो ग्राहकों को तो गुस्सा दिखा नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो वो अपनी नौकरी खो देता। पर अब तक वो समझ गया था कि वो दोनों सिर्फ फेंक रही हैं, कुछ खरीदना नहीं चाहती। मैडम आप दोनों यही रुको, मैं अभी आपके लिए एक लेटेस्ट स्टाइल की बढ़िया वाली साड़ी लाता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया। 10 मिनट के बाद वो एक साड़ी लेकर आया और उन्हें दिखाई। दोनों बहनों ने उस साड़ी की कीमत देखी। 2000 रुपए की थी। फिर दोनों बहनों ने उस साड़ी को पकड़ लिया। मुझे पसंद है साड़ी, मुझे चाहिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे चाहिए साड़ी। वो दोनों उस साड़ी को पकड़ लेती हैं और पल्लू की लटकन से खींचने लगती हैं। इसे देखकर सेल्समैन धीमे धीमे मुस्कुराता है। पहले तो दोनों महारानियों की तरफ फेंकती रही और अब एक 2000 रुपए की साड़ी के लिए लड़ रही हैं। वो उन दोनों को देख रहा था और मजे ले रहा था। दोनों बहनें दोनों ओर से खींच रही थी। फिर क्या था, उस साड़ी के कुछ ही देर में 2 टुकड़े हो गए। उन दोनों ने उस सेल्समैन पर उस साड़ी के टुकड़े फेंके और वहां से भाग निकली। सेल्समैन अपने ऊपर पड़ी साड़ियों के उन टुकड़ों को देखकर हक्का बक्का रह गया। देवापुर गांव में रमेश और कावेरी नामक पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था अनन्या। उनके पास बहुत पैसा था। कावेरी और अनन्या को इस पैसे का बड़ा घमंड था। वे अपने से गरीब और छोटे लोगों को चिढ़ाती थी। वे ये भी नहीं सोचती थी कि उनके ऐसा करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सुनो जी, मैं और बिटिया आज खरीदारी के लिए जाने की सोच रहे हैं। तुम अपनी नई कार छोड़ दो, पुरानी कार लेकर चले जाओ। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन जब तुम जाओ तो मेरे भाई की बेटी रेखा को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ, और तुम लोग उसके लिए एक नई ड्रेस भी खरीद लेना, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर कावेरी कुछ नहीं बोलती, बस मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगती है। वो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उनके गरीब होने के कारण उन्हें छोटा समझती थी। तुमने मेरी बातों की कब परवाह की है जो अब करोगी? ऐसा कहकर रमेश अपना ऑफिस सूटकेस लेकर हॉल से पार्किंग की तरफ आता है। वहां उसकी बेटी अनन्या लॉन में स्किपिंग कर रही थी। उसको देखकर वो अपनी बेटी अनन्या के पास आता है। बाय बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय डैडी, गुड डे। कम से कम तुम तो मेरी बात सुनो बेटा, अपनी आंटी और बहन को परेशान मत किया करो, वो अपने हैं।
ये सब मम्मी पर छोड़ दीजिए डैडी, वो संभाल लेंगी, आप ऑफिस जाइए। रमेश ने सोचा कि इन माँ और बेटी दोनों को समझाना तो अपने ही समय की बर्बादी है। उसने पुरानी कार ली और ऑफिस जाने लगा। आधे घंटे के बाद माँ और बेटी दोनों तैयार हो गई और अपना हैंडबैग लेकर कार में बैठ गई और दोनों कार से बाजार के लिए निकल पड़ी। मम्मी, हम आंटी के घर नहीं जाएंगे, हम सीधे शॉपिंग मॉल जाएंगे। नो टाइम वेस्ट। क्या बात है, नहीं गए तो हमारे एंटरटेनमेंट का क्या होगा? कोई जरूरत नहीं माँ, पापा को बुरा लगेगा। अरे, उनकी भावनाओं की क्या परवाह करना, हमें तो अपने एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही बात करते करते दोनों 15 मिनट के बाद एक छोटी सी झोपड़ी के सामने गाड़ी रोकती हैं। रेखा ने फटी हुई सी एक फ्रॉक पहन रखी थी। उसने कार को देखा। आहा, ये कार तो मेरे चाचा की कार है। मुझे लगता है कि चाचा मुझसे मिलने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस बार आम लाएंगे, हो सकता है कि लाए हो। ऐसे ही वो खुश खुश कार के पास आई तो उसने देखा अनन्या और कावेरी कार से उतरकर बाहर निकली। उन्हें देखकर वो उदास हो गई और नल के पास लौट आई और पानी की बाल्टी लेकर वहां से घर के अंदर चली गई। वहां उसकी माँ तुलसी खाना बना रही थी। माँ, ताईजी और बहन आए हैं और कार से उतरकर अभी भी कार के पास ही खड़े हैं। उसकी बात सुनकर तुलसी बाहर निकल आती है। उन्हें देखकर वो थोड़ा मुस्कुराती है। फटी हुई फ्रॉक में बहन को देख कावेरी को अजीब लगा और उसने अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया। तुलसी ने ये सब देखा, लेकिन घर आने वाले मेहमान के स्वागत करने के लिए वो उनके पास गई। दीदी, कैसी हो आप? अनन्या, तुम ठीक हो ना बेटा? किस्मत और कपड़े तो फटे टूटे हैं ही, लगता है अब आंखें भी ठीक नहीं है। हमारी कपड़े, हमारी ज्वेलरी और हमारी कार, इन सभी को देखकर खुद ही समझ जाना चाहिए था कि हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कपड़ों पर ही पैच है, आंखों में नहीं। दीदी, आपको देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप सब ठीक हो और खूब एंजॉय कर रहे हो। आओ, घर चलो। बेबी, अगर इसे घर कहते हैं तो वो घर क्या कहलाएगा जिसमें हम रह रहे हैं? ऐसा बोलकर माँ बेटी दोनों हंस पड़ी। इसे देखकर रेखा, भले ही आप बहुत देर तक अपनी बत्ती सी दिखाते रहो, पर यहाँ आपकी हंसी के लिए कोई इनाम नहीं देगा ताई जी, इसीलिए अपना बटुआ बंद कर सकते हो। उसकी बात सुनकर माँ बेटी की हंसी रुक गई। हाँ, ये सही है। तुम तो एक एक रुपया कमाने के लिए इतना मेहनत करती हो, तो हमारी मुस्कान जो कि अनमोल है, उसका इनाम कैसे दे पाओगी? उसके लिए मुस्कान भी तो इस काबिल होनी चाहिए जो दूसरों को पसंद आए। माँ इनसे पूछो कि क्यों आई हैं और फिर विदा करो। आज हम कपड़े खरीदने के लिए सबसे महंगे शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। अगर तुम लोग भी अपनी रोनी शक्ल लेकर हमारे साथ आओ तो हम तुम्हारी माँ को 100-200 रुपए में साड़ी और तुमको 500 रुपए की एक फ्रॉक दिला देंगे। तुम लोगों को इस तरह के कपड़े में देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। हमारा दिल बर्फ की तरह पिघलता है। वहाँ तुम्हारे देवर भी बिसूरते रहते हैं तुम्हारे लिए। हम नहीं आ पाएंगे दीदी, हमें रोजाना मजदूरी के काम पर जो जाना होता है। हे भगवान, बचा लिया तुमने। अगर तुम लोग इन फटे कपड़ों में हमारे साथ आती तो सब सोचते कि शो ऑफ करने के लिए हमने तुम दोनों को किराए पर अपने साथ रखा है। मेरी साड़ी तो देखो कैसी चमक रही है, और अपनी साड़ी देखो, और तो और मेरी बेटी की ड्रेस भी देखो, और तुम अपनी बेटी की फ्रॉक को देखो कि वो कितनी गंदी और काली है। इसमें क्या हुआ ताई जी? अगर आप भी मेरी माँ के साथ मजदूरी करने जाओगी तो आपकी साड़ी भी मेरी माँ की साड़ी जैसी हो जाएगी, और अनन्या बहन भी अगर मेरे साथ मिट्टी की 2 बोरी लेकर आएगी तो वो भी मेरी तरह हो जाएगी। ये तो काम काम की बात है। तुम लोगों के पास जीने के लिए पैसे नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी बातों में घमंड है। ऐसा कहकर कावेरी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और तुलसी के चेहरे पर फेंक दिए। वो नोट वहीं गिर गए और वहां से कावेरी और अनन्या चले गए। तुलसी ने सारे नोट इकट्ठे किए और अंदर जाकर उन नोटों को एक बर्तन में डाल दिया। रेखा, अगली बार जब ताई जी आएंगी तो मुझे इस पैसे के बारे में याद दिला देना बिटिया, ठीक है? ठीक है माँ। तुलसी खाने का डब्बा लेकर काम पर जाती है और रेखा घर में कपड़े धोने लगी। इसी बीच रेखा के पिता वीरा वहां आए। रेखा उन्हें जो कुछ भी हुआ वो सब बता देती है। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे बेटा, इस तरह वो उसे हिम्मत देता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब अनन्या घर में बोर हो रही थी तो वो कार में बैठकर रेखा के घर आई। उस समय रेखा घर में अकेली थी। दीदी, आज आप अकेली आई हो? ताई जी नहीं आई आपके साथ क्या? नहीं रेखा, अकेली ही आई हूँ।
ये पता लगाने कि इस दिन हमने तुम्हारे चेहरे पर जो नोट फेंके थे वो नोट कहीं कम तो नहीं पड़ गए। उसने ऐसा कहा और अपने बैग से बहुत सारे नोट निकाले और स्टाइल से रेखा को दिखाने लगी। बताओ रेखा, क्या वो नोट काफी थे या नहीं? मैं इन नोटों को भी तुम पर फेंक सकती हूँ। मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब तुम इन नोटों को इकट्ठा करते हुए दिखोगी। उसकी बातों को सुनकर रेखा आग बबूला हो रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं, चुप रह जाती है। अनन्या को हंसी आती है और वो पैसे वापस बैग में डाल लेती है और कार में बैठकर घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों के बाद एक दिन रमेश बेहद सुस्त सा पैदल ही चलकर घर आया। ये देखकर कावेरी और अनन्या दोनों परेशान हो गई। अरे सुनो, क्या हुआ? इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? कार कहाँ है? पैदल क्यों आए हो? कावेरी, जाओ और अपने कपड़े पैक करो। ये सारी दौलत अब हमारी नहीं है। ये घर भी हमारे पास नहीं होगा और कार भी हमारी नहीं रहेगी। ये सुनकर माँ बेटी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। मैंने अपने सारे पैसे शेयर बाजार में खो दिए। अब केवल मेरा भाई ही हमें बचा सकता है। दुखी मन से कावेरी और अनन्या उसके साथ वीरा के घर जाती हैं और वे उनको सब कुछ बताते हैं। पूरी बात सुनकर पूरा परिवार दुखी होता है। भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सब यही रहो। मैं, तुलसी और रेखा हम उस छोटी सी झोपड़ी में रह लेंगे जो हमारा पुराना घर हुआ करता था। नहीं भाई, हम सब साथ रहेंगे। कल से हम भी आएंगे खेती के कामों के लिए तुम्हारे साथ। ठीक है? ठीक है, चलो। उस दिन से कावेरी और अनन्या ने अपने पैसे के गुमान को एक तरफ रखा और तुलसी और रेखा के साथ मिलकर सारा काम किया। बुरे वक्त ने उन्हें सच्चाई समझा दी थी और अब वे खुश खुश साथ रह रहे थे।